दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के बारे में काफ़ी कुछ बताते हुए आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि और भी काफ़ी कुछ उनके बारे में आप लोगों को बताऊँ। ये एक सिर्फ शिकारी नहीं थे, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़े होना, अपनी जान जोखिम में डाल देते थे नरबख्शी भागों से लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, तेंदुओं को मारने के लिए। इन जानवरों से गरीब जो ग्रामवासी थे उनको बचाना। पर्यावरणवादी तो थे ही ये। इन्होंने अपनी जो ज़मीन थी वो भी उस पर काश्तकारों को बसाया था। ना सिर्फ बसाया था बल्कि ज़मीनें ही उनके नाम रजिस्टर करा दी थी। लेकिन इससे भी जो उसका लगान था ज़मीनों का, वो अपनी जेब से देते रहे। ये नहीं था कि ज़मीन दे दी, रजिस्ट्री उनके नाम कर दी तो लगान वो दे रहे, नहीं, अपनी जेब से देते थे। एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे जिम कॉर्बेट साहब। उनका मानना था कि मनुष्य जो है वो परिस्थितियों की पैदाइश है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के जो या बुरा, अच्छा इंसान या बुरा इंसान होने के पीछे उसकी जो परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं। चाहे कोई भी अपराधी हो, होता तो आखिर एक मनुष्य ही है, आपके हमारी तरह ही है। और उसे जब सजा दी जाती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में आकर उसने अपराध किया या वो अपराधी बना। और ख़ास तौर पे तब जब अपराधी को अपने द्वारा किए गए अपराध का दुख हो, या किसी गलती में आकर के वो अपराध कर बैठा हो, अज्ञानतावश अपराध कर बैठा हो, उसमें अच्छा इंसान बनने की संभावनाएं हो, तो उसको जो दी जाने वाली सज़ा हो उसमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए और राहत उसको मिलनी चाहिए। एक बड़े महान मानवतावादी थे जिम कॉर्बेट साहब। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं इससे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग उत्तरांचल डायरीज यानी कि मेरे इस चैनल में आए। अपना कीमती, अपना प्रीसियस जो आपका टाइम है वो आपने इस चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी महिला और पुरुष मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जो मित्र पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, आज मुझे देख रहे हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरी बातें, मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं और फिर आप लोग यदि संभव हो या पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कैसा रहेगा? ठीक है ना? चलिए, भारत जिसमें हम रहते हैं, भारत जैसे देश में जिसमें अधिकांश भाग तब उस टाइम में जंगल हुआ करता था और आवागमन के साधन बहुत कम थे। दोस्तों, ये सारी चर्चा जो हो रही है आज़ादी से पहले की है, 1947 से पहले की, जब जिम कॉर्बेट साहब हिंदुस्तान के उत्तरांचल के नैनीताल में रहा करते थे। जिम कॉर्बेट साहब नैनीताल में और कालादुंगी में ही रहे, जिला नैनीताल में। हालांकि तब उत्तराखंड नहीं होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था, मतलब था यूपी, लेकिन ये आज वाला उत्तर प्रदेश नहीं, ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तब उस टाइम में वर्तमान का, आज का जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, इसको मिला करके यूनाइटेड प्रोविंस बना था, तो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। 1946 में जिम कॉर्बेट साहब और उनकी बहन मैगी, इन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया था और ये कीनिया चले गए थे। ये मैं बता चुका हूँ, तो उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पिछले एपिसोडों में बता चुका हूँ। जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं जब आबादी लगातार बढ़ रही हो और भुखमरी भी कगार पर हो, तब ऐसे में अपराध की तरफ लोगों का रुझान होना बना ही रहता है। मतलब कोई अपराधी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, और सरकार के लिए भी अपराधियों को पकड़ना आसान नहीं होता। जैसे और देशों में सामान्य अपराधी होते हैं, इस तरह से यहाँ भी होते हैं। यहाँ का मतलब हिंदुस्तान में
लेकिन हिंदुस्तान में अपराधियों की जातियां थी जो अलग अलग बस्तियों में निवास करती थी, क्योंकि मैं आपको आज़ादी से पहले की घटना बता रहा हूँ ना, तो समझिएगा आप बात को। और सरकार ने भी क्या किया था, उनकी जो विशेषज्ञता थी उसके हिसाब से उन पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम सरकार करती थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जिम कॉर्बेट साहब जो अपना ये सामाजिक कल्याण वगैरह होते हैं इन कार्यों से जब जुड़े थे, तो इनका इस तरह की अपराधी बस्तियां थी, अपराधियों के रहने वाली जो बस्तियां थी, उनमें अनेकों बार जो है आना जाना लगा रहता था। इन बस्तियों के लोगों की जो गतिविधियां थी उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जिम कॉर्बेट साहब की उन बस्ती के लोगों से और जो सरकारी प्रतिनिधि वगैरह जो होते थे उनके साथ में बातें होती थी जो बड़ी रोचक होती थी और मज़ेदार हुआ करती थी। इन जनजातियों को अपराध के रास्ते से हटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें मेरठ जिले में यमुना के बाएं किनारे की तरफ काफ़ी ज़मीनें दी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी ज़मीनें दी थी, और जिनका लगान सरकार ने माफ़ किया हुआ था, यानी कि उनको उस ज़मीन का लगान भी नहीं देना पड़ता था। और इन उपजाऊ ज़मीनों में गन्ना, गेहूँ, जौ, लाही आदि आदि कई अनाजों का को उपजाया जाता था और फसल भी काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन मुश्किल ये हो रही थी कि अपराधों में फिर भी कमी नहीं आ रही थी। सरकारी प्रतिनिधियों ने से पूछा गया भाई क्यों नहीं नियंत्रण हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए वहाँ की लड़कियां जिम्मेदार हैं जो सफल अपराधियों के अलावा किसी और से शादी ही नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि उनका जो हस्बैंड है वो एक परफेक्ट अपराधी हो। ऐसी ही कई जनजातियों में से एक जाति का वर्णन कर रहा हूं मैं अभी। इस जाति को डकैती में महारत हासिल थी, और जो बस्ती के बूढ़े या जो बुजुर्ग लोग थे वो नई पीढ़ी को डकैती करना सिखाते थे। लेकिन उनकी शर्त होती थी, शर्त ये थी कि डकैती के बाद जो कुछ भी राशि मिलेगी उसका एक हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए। जो वहाँ के मेल थे, जो जेंट्स थे, जो मर्द थे, उनको एक निश्चित अवधि के लिए बस्ती से बाहर जाने के लिए बोला जाता था। एक अनुमति, परमिशन होती थी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन ये लेडीज़ के लिए अलाउ नहीं था, लेडीज़ नहीं जा सकती थी। इस जनजाति के बुजुर्ग 3 जो इन्होंने नियम बनाए थे उसका बड़ी कड़ाई से इसका जो है पालन करते थे, वे पक्के थे उस नियमों के। पहली, डकैती व्यक्ति द्वारा अकेले ही डाली जाएगी, यानी कि अकेला ही डालेगा। दूसरा, अपराध बस्ती से अधिक दूरी पे किया जाए, जितना ज़्यादा दूर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और तीसरा, किसी भी हालत में अपराध करते हुए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा, किसी से मारपीट, मारकाट, मर्डर ये सब नहीं किया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद बस्ती के नौजवान ने एक ही तरीका अपनाया था अपने जीवन यापन का, अपराध का। वो कोलकाता, मुंबई या कहीं दूर किसी बड़े शहरों में चले जाते थे। अमीरों के जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल्स, उनके घरों में नौकर बन जाते थे और मौका लगते ही कीमती सामानों में हाथ साफ कर देते थे। ऐसे सामान जिन्हें आसानी से छुपाया जा सके, जैसे सोना, चांदी, जेवरात या हीरे आदि वगैरह छोटी चीज़ें हैं, अपना कहीं छिपा ली। एक दिन जिम कॉर्बेट साहब कुछ युवा जिन्होंने गन्ने के खेतों में वो तीतर उड़ाने में उनकी मदद की थी, बहुत तीतर आ रहे थे तो उनको हेल्प के लिए कुछ लड़के आ गए थे, उनको उड़ाने में हेल्प कर रहे थे, तो उनको पेमेंट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। तो एक सरकारी प्रतिनिधि भी साथ में इनके खड़ा था, तो उसने बताया इन्हें कि जिस नौजवान के हाथ में इन्होंने अभी 8 आना और मारे हुए तीतर को ढूंढ के लाने के लिए 2 आना रखा है, वो 1 साल से बस्ती से बाहर रहा था और अभी कुछ ही दिन पहले वापस आया है, और उसके पास में 30,000 रुपये का हीरा है। बस्ती के जो बुजुर्ग थे उन्होंने उस हीरे का मूल्यांकन किया, उसकी कॉस्टिंग करी और उसे कहीं छिपा दिया था। साथ ही ये भी बताया कि वहाँ की जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो शादी के सीज़न में, जो आने वाला शादियों का जो सीज़न है, उसमें इस आदमी से, इस लड़के से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो तैयार बैठी है कि हाँ मैं इसी से शादी करूँगी। नज़दीक में ही एक युवक और खड़ा था, हालांकि उसने तीतर नहीं में उड़ाए थे, उसने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो खड़ा था।
उसके बारे में पता चला कि अपनी पसंद की लड़की को प्रभावित करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसने बस्ती में जो आने के लिए जो सबसे ऊबड़-खाबड़, जो सबसे सड़ी हुई सड़क थी, बेकार सड़क थी, उसमें एक नई कार लेकर के आने की योजना बनाई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार। उसने कलकत्ता से कार को चोरी किया, और चोरी करने से पहले बाकायदा उसने गाड़ी चलाना भी सीखा, और ड्राइविंग सीखने के लिए उसने पैसे भी खर्च किए थे। पैसे खर्च करके ड्राइविंग सीखी, कलकत्ता गया, वहाँ से कार चोरी करी और उसको लेके आया। एक दूसरी जनजाति थी जो हिंसात्मक अपराधों को प्राथमिकता देती थी, इसलिए संयुक्त प्रांत, जो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, कि सरकार इन पर कड़ी नज़र रखती थी। ये हिंसा करते थे ना। और उस समय का सबसे कुख्यात, नामचीन और खतरनाक डकैत सुल्ताना इसी जाति का था, जिसे लोग सुल्ताना डाकू के नाम से जानते थे। उसका एक अपना बहुत बड़ा गिरोह भी था। सुल्ताना डाकू को डकैती डालते और हिंसात्मक कार्रवाइयाँ करते हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन वो सरकार या पुलिस के हत्थे नहीं आ रहा था। उसको पकड़ने के लिए जितनी कोशिशें की जा रही थी, सब व्यर्थ हो जा रही थी, सब बेकार हो जा रही थी। और इसी सुल्ताना डाकू का किस्सा और जिम कॉर्बेट साहब इस किस्से से कैसे जुड़े, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उन दिनों नया गांव नामक एक गांव तराई और भावर के क्षेत्र में एक फलता फूलता गांव था। नया नया गांव डेवलप हो रहा था, नया नया गांव बसाया जा रहा था। दोस्तों, तराई और भावर क्षेत्र जो है, ये हिमालय की तलहटी से लगा हुआ क्षेत्र है। इधर पहाड़ है, उधर का जो मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं। जंगलों को काटकर खेतों में तब्दील कर दिया गया था। इस क्षेत्र की एक एक गज जमीन जो है बड़ी उपजाऊ थी, इससे बड़ी अच्छी खेती भी हो रही थी, और करीब 100-150 काश्तकार यहाँ रहते थे। ये लोग बड़े समृद्ध थे, बड़े सेटिस्फाइड थे और हैप्पी थे, बड़े संतुष्ट और खुश थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। कुमाऊं के राजा सर हेनरी रैमजे इन लोगों को जो है हिमालयी क्षेत्र से लेकर के आए थे, और ये लोग पीढ़ियों से अपना जो है अपने जो जोश खरोश था उसको कायम रखे हुए थे, और बढ़िया फल फूल रहे थे, खूब अच्छी खेती कर रहे थे और कमा रहे थे। उन दिनों मलेरिया को जो है भावरी बुखार कहा जाता था, और इतने बड़े इस क्षेत्र में बहुत कम डॉक्टर थे, कुछ लिमिटेड डॉक्टर थे, और यही जो डॉक्टर थे यही लोग का इलाज करते थे। लेकिन वो लोग भी इस भावरी बुखार, इस मलेरिया जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ना तो योग्यता रखते थे, और ना ही उनके पास में इतने संसाधन थे। मतलब उनके पास कुछ था ही नहीं कि वो मलेरिया को के लिए कुछ कर सके। तो जंगल में जो ये नया गांव जो बसा था, ये भावर के उन शुरुआती गांवों में से एक था जिसमें इस बीमारी ने तबाही मचा दी थी। तबाही भी ऐसी कि बहुत मौत होती जा रही थी, मतलब लोग मरते चले जा रहे थे। अब काश्तकारों की मौत हो जाने के कारण खेत के खेत बंजर होते चले गए। अब केवल मुट्ठी भर लोग बचे थे जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा मजबूत थी, जिनके शरीर इस बीमारी को झेल गए थे, वही लोग, कुछ ही लोग बचे थे। और इन बचे कुचे लोगों को जब जिम कॉर्बेट साहब के गांव में, यानी कि छोटी हल्द्वानी में जगह दी गई, तो जो नया गांव था वो जंगल में तब्दील हो गया। वहाँ पूरा जंगल हो गया, कोई था ही नहीं वहाँ। काफ़ी लंबे समय के बाद, बहुत लंबा टाइम लग गया था, उसके बाद में एक बार फिर नया गांव वाली ज़मीन पर खेती का प्रयास किया गया, और इस कोशिश को पंजाब के एक डॉक्टर साहब ने की थी। लेकिन बड़ी अफसोसजनक घटना घटी। पहले उनकी बेटी, फिर उनकी वाइफ, और अंत में खुद डॉक्टर साहब चल बसे। इस पूरे परिवार की जो डेथ हुई थी, जो मौत हुई थी, ये मलेरिया से हुई थी। तो जो नया गांव था ये फिर से जंगल में तब्दील हो गया, फिर जंगल बन गया। अब क्योंकि नया गांव बसाने के लिए बहुत सारा जंगल काट के खेत बनाए गए थे,
वो खेत जो कभी गन्ना, गेहूँ, सरसों और धान आदि की पैदावार करते थे, अब उनके बदले वहाँ पे जो है घनी घास उग गई थी। अब घास होने लग गई थी वहाँ पे, फसल हो ही नहीं रही, कोई था ही नहीं का फसल खेतों को देखने वाला। 3 मील दूर जिम कॉर्बेट साहब के गांव यानी कि छोटी हल्द्वानी से लोग अपने जो मवेशी थे उनको चराने के लिए इस जगह पर ले जाते थे, अपनी गाय भैंसों को, अपने जानवरों को इसी जगह पर ले जाते थे। अब ये जगह जो है मवेशियों के लिए एक नियमित चराई की जगह हो गई थी। घास अच्छी थी, पशु आते थे, घास खाते थे। अब किसी जंगल में ऐसी खुली जमीन जिसमें मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा हो और मवेशी नियमित रूप से चरने के लिए उस स्थान पर आते हों, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो भी इस तरफ को आकर्षित हो जाते हैं। होंगे ही, नेचुरल सी बात है, उनका खाना इस तरफ को है तो वो भी इधर ही को आएंगे। 1 साल की बात है, जिम कॉर्बेट साहब नैनीताल वाले घर से अपने जाड़ों वाले घर कालादुंगी आए थे। यहाँ आकर इनको पता चला कि जिस स्थान पर मवेशी घास चरने के लिए जाते हैं यानी कि वो नया गांव में, वहीं पर एक तेंदुए ने अपना अड्डा जमा लिया है और वो मवेशियों का शिकार कर रहा है। उस चारगाह में, उस जगह पे कोई भी पेड़ नहीं था जिस पर बैठकर जिम कॉर्बेट साहब तेंदुए पे घात लगा सके। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये तेंदुए पर उस समय गोली चलाएंगे जब वो दिन में आराम के लिए झाड़ियों की तरफ जा रहा हो या शाम को झाड़ी से निकलकर अपने शिकार खाने के लिए आ रहा हो। मैंने पिछली बार बताया ना दोस्तों, याद होगा आपको, तेंदुए अधिकतर रात को ही शिकार करना पसंद करते हैं और दिन भर तो वो घनी झाड़ियों या जंगलों में छिपकर अपने शिकार पर नज़र रखते हैं। तो ये उनकी टेंडेंसी होती है, मैंने बता चुका कई वीडियो में पिछले, तो उस बातों को करना भी बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन योजना को अमल में लाने के लिए पहले ये पता होना भी तो बहुत ज़रूरी था कि आसपास के जंगल में तेंदुआ ने अपना जो आशियाना है वो बनाया कहाँ पे है। तो ये पता करने के लिए एक दिन सुबह तड़के ये अपने साथ रॉबिन को लेकर तेंदुए की खोज में निकल पड़े। रॉबिन को लेकर, अब रॉबिन कौन था ये जानने के लिए आपको उत्तरांचल डायरीज में जिम कॉर्बेट साहब का कुत्ता नहीं दोस्त था रॉबिन, ये वाला एपिसोड आपको आप देख लेना, इस एपिसोड को चेक कर लेना मेरी प्लेलिस्ट में। वो कुत्ता कैसे उनके पास आया और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी जी और कितना प्यार वो जिम कॉर्बेट साहब से करता था, ये सब आपको जो है उसमें मिल जाएगा। आप देखेंगे एपिसोड का नाम रॉबिन हंटिंग डॉग है। ये घटना भी बड़ी मज़ेदार है, इसको सुनिएगा ज़रूर। बहुत कम लोगों ने इस विषय में बात करी है लेकिन मैंने इसके विषय में बताया हुआ है। नया गांव में कई सालों से खेती नहीं हो रही थी लेकिन उसका नाम अब भी जो है नया गांव ही था। इसके उत्तरी दिशा में एक सड़क थी जिसका नाम कंडी सड़क था और पूर्व दिशा की ओर पुरानी ट्रंक रोड थी। वहीं से संयुक्त प्रांत से लेकर कुमाऊं तक रेल लाइन लाई जा रही थी, रेलवे की लाइन डाली जा रही थी। इसके दक्षिण और पश्चिम की तरफ जो है बहुत घना जंगल हुआ करता था, डेंस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। उन दिनों कंडी सड़क और ट्रंक रोड का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने तय किया कि जंगल में घुसने से पहले इन दोनों सड़कों का एक जायजा ले लिया जाए। तेंदुए को खोजने के लिए पहले सड़कों में देखा जाए। एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ये कंडी सड़क और ये दोनों सड़कें आके मिलती थी और सरकार ने वहाँ पर डाकुओं के खतरे से राहगीर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए एक पुलिस बूथ बना दिया था। और इसी जगह पर रॉबिन और जिम कॉर्बेट साहब को एक मादा तेंदुए के पगचिन्ह दिखाई पड़े। इन पगचिन्हों को जिम कॉर्बेट साहब और रॉबिन दोनों पहचानते थे। ये जो मादा तेंदुआ थी ये कई वर्षों से इनके गांव के पास ही लेंटाना की झाड़ियाँ थी उस पर रहती थी।
इस बाघिन मतलब ये जो मादा तेंदुआ है, मैं हो सकता है बाघिन बोल जाऊं इसको कई बार, तो इससे कभी भी किसी के मवेशी को नहीं मारा था, बल्कि उसके डर से जंगली सुअर और बंदर और हिरन विरन जो है लोगों के खेतों में की तरफ नहीं आते थे। तो एक तरह से वो सेफ्टी करती थी, सिक्योरिटी करती थी। यार ये बार बार जो ये मादा तेंदुआ जो है, इसको मैं नहीं बोलूँगा, मैं बाघिन बोलूँगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं तेंदुए के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बाघिन बोलूँगा। इन्होंने उन पगचिन्हों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रंक रोड पर गडुप्पू एक जगह थी, उसकी तरफ आगे बढ़ गए। एक गांव था गडुप्पू, उसकी तरफ बढ़ गए। पिछली शाम इस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चली थी, तो पहियों के कोई ताजे निशान नहीं थे, लेकिन जो भी जानवर इससे गुजरे थे उनके निशान जरूर बने हुए थे, उनके पगमार्क उस पर जरूर बने हुए थे, वो दिख रहे थे। रॉबिन के बारे में आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही समझदार और शिकार के दांव पेच को समझने वाला कुत्ता था, जानता था सब कुछ। वो जिम कॉर्बेट साहब को देखकर ही समझ जाता था कि वो क्या करने वाले हैं, और उन्हें देख करके वो खुद भी उनका अनुसरण करने लगता था। अरे इतना समझदार कुत्ता था। आप जरूर सुनिएगा ये रॉबिन हंटिंग टाइगर डॉग, जरूर सुनिएगा। जिम कॉर्बेट साहब के हाथों में जो राइफल थी उसे देखकर ही वो समझ गया था कि आज किसी चिड़िया या मोर का शिकार नहीं होना है, बल्कि किसी बड़े जानवर का को खोजा जाना है, उसे गोली मारी जानी है। तो वो भी क्या है, चलते हुए ना तो मोरों को, ना जंगली मुर्गियों को, ना किसी और पक्षियों की तरफ ध्यान दे रहा था। वो उसे उनसे कोई मतलब नहीं था, वो भी बस बड़े जानवर के लिए ही शिकार पे चल रहा था। सड़क पर इन्हें एक बाघिन और उसके 2 शावकों के निशान मिले। बाघ के बच्चों को शावक बोलते हैं ना, तो उसका सारा ध्यान जो है बाघिन और उसके 2 शावकों पर ही था, रॉबिन का, जो करीब घंटा भर पहले सड़क से नीचे की तरफ गए थे। इस चौड़ी सड़क पर कई जगह पर छोटी छोटी दूब की घास उगी हुई थी। दूब जानते हैं ना, घास होती है, वो उगी हुई थी। ओस से भीगी हुई इस घास पे जो है शावकों ने उछल कूद करी थी और उलट पुलट कर बहुत अपना मौज मस्ती वगैरह करी थी, माँ के साथ खेले हुए होंगे अपनी। तो उसकी जो खुशबू थी उनकी, वो जो रॉबिन है उससे महसूस कर रहा था, रॉबिन को ये महसूस हो रही थी। ये एक बाघ परिवार सड़क पर करीब 1 मील चलने के बाद पूरब की तरफ जाने वाली एक पगडंडी थी जिस पर पशु वगैरह चलते थे, उस पर चला गया था। ये भी चल रहे थे, तो चलते चलते इनकी नज़र एक बहुत बड़े पंजे पे पड़ी। ये पंजा जो है एक बहुत बड़े तेंदुए का था, जो मवेशियों के चारगाह की तरफ से आया था। जिस तरफ चारगाह थी उस तरफ से आया था। अब इन लोगों को उस तेंदुए के निशान मिल गए थे जिसे ये खोज रहे थे। पता चल गया कि ये वही तेंदुआ है। पंजे के निशानों को देखकर ये समझ गए थे कि ये बहुत बड़ा तेंदुआ है, जो किसी भी बड़ी और मजबूत से मजबूत गाय को मार सकता है। और ऐसा भी नहीं था कि इस क्षेत्र में 2 तेंदुए हों, क्योंकि एक ही टेरिटरी में 2 बड़े नर तेंदुए एक साथ रह ही नहीं सकते। वो आपस में लड़ेंगे और जो कमजोर तेंदुआ होगा वो स्थान छोड़ करके उसको जाना होगा। इसलिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 बड़े तेंदुए एक जगह पे हों। 100% एक ही है। और रॉबिन इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता था जिस रास्ते से जंगल की तरफ तेंदुआ गया था। कुछ साल पहले इसी रास्ते पर कोई कुंवर सिंह और हर सिंह नाम के 2 लोग थे, उनकी जान भी जो है जाते जाते बची थी। इसलिए अब इस रास्ते पर आगे जाना सुरक्षित नहीं था। एक जिम कॉर्बेट साहब के पास तेंदुए को ढूंढ कर मारने का और अच्छा रास्ता था, अच्छी योजना थी। इसलिए ये लोग नाश्ता करने के लिए अपने घर की तरफ लौट गए। एक्चुअली बाहर से आवाज़ होती है तो फ्लो टूट जाता है बोलने का। खैर, दोपहर लंच के बाद जिम कॉर्बेट साहब, रॉबिन और इनकी बहन मैगी, ये तीनों लोग वापस गुडुप्पू वाली सड़क पर आ गए। पिछले दिन बाघ ने कोई शिकार नहीं किया था, मतलब
कोई गाय नहीं मारी थी, पालतू मवेशी नहीं मारा था। लेकिन पॉसिबिलिटी ये थी कि उसने कोई चीतल या कोई सूअर मारा हो। लेकिन इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो शिकारगाह की तरफ आए, ये मूवमेंट कुछ ऐसा करे कि वो शिकारगाह की तरफ आए। इसलिए ये तीनों लोग सड़क की तरफ एक झाड़ी के पीछे बैठ गए, जहाँ से सुबह के समय तेंदुआ निकला था। जब ये सुबह आए थे ना, जो पगमार्क देखा था, ये लोग 1 घंटे तक इस झाड़ी में ही बैठे रहे। तभी एक मोड़ ने सड़क को पार किया और नीचे पशु मार्ग की तरफ चला गया। उसके कुछ देर में 10-12 चीतलों ने एकदम से अलर्ट कॉल करके जंगल को गुजा दिया। अलर्ट कॉल करी तो उससे पता चल गया कि तेंदुए की यहाँ पे कहीं पर उपस्थिति है। उन्होंने यानी अलर्ट कर दिया। इसके 10 मिनट बाद इनसे कुछ ही दूरी पर एक चीतल ने फिर अलर्ट कॉल करी। अब इसका मतलब साफ था कि तेंदुआ आ रहा है, और वो तेंदुआ अपने आप को कोई छिपाने का भी कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, खुल के आ रहा है। इसलिए शायद हो सकता है कि वो मारे हुए जो शिकार उससे क्या हो उसकी तरफ बढ़ रहा हो। पॉसिबिलिटी है, बन रही थी पॉसिबिलिटी ऐसी। रॉबिन अपने अगले पांव सामने करके आराम से लेटा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल कंधे से लगा ली है, तो वो डर से कांपने लगा, क्योंकि वो तेंदुए से बहुत डरता था। और वो तेंदुए से क्यों डरता था, इस बारे में जानकारी मैं पहले आपको बता चुका हूँ ना, रॉबिन के बारे में, जिससे मैंने चर्चा करी है उसी एपिसोड में। रॉबिन हंटर डॉग नाम से है वो टॉपिक, उसका जो टाइटल है रॉबिन हंटर डॉग। और जो उत्तरांचल डायरीज में आप उसको ढूंढ सकते हैं, उसका जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है कुत्ता नहीं वो दोस्त था। रॉबिन कुत्ता नहीं दोस्त था जिम कॉर्बेट साहब का। रॉबिन को ये लग रहा था कि एक बड़ा सा सर, मतलब उसके मनोदशा कि अभी बड़ा सा सर जो है झाड़ियों से बाहर निकलेगा और फिर वो चलते हुए इनकी तरफ आएगा। उसके बाद इसके मालिक यानी कि जिम कॉर्बेट साहब उसे गोली मारेंगे। उसके बाद या तो वो शांत पड़ जाएगा यानी कि मर जाएगा, या घायल होकर के भाग जाएगा। जो भी हो, ये खेल जितना आकर्षक था उतना ही डरावना भी था। खैर, पगडंडी पर नीचे कुछ दूर जाने के बाद वो मोर, जिसे कुछ देर पहले जिसने सड़क क्रॉस करी थी, एक जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और अपना जामुन खाने में मस्त था। कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं, मस्ती से जामुन खा रहा था। अचानक उससे चीखते हुए उड़ान भरी और दूसरे एक पेड़ पे, एक सूखा पेड़ था, उसकी टहनी पर जाकर के बैठ गया। जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद तेंदुआ इस पगडंडी पर पहुंचेगा, इनको दिखाई पड़ जाएगा। ये सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें नीचे की तरफ सड़क पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहां पर एक व्यक्ति भाग रहा था और दौड़ते हुए लगातार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, और बड़ी तेज, जितना तेज हो सकता उतनी तेज दौड़ता हुआ जा रहा था। शाम के वक्त जब सूरज डूबने वाला हो, ऐसे समय में किसी व्यक्ति का इस सड़क पर होना और उसका अकेले होना, ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि इस पर तो कोई आता नहीं था। वो व्यक्ति जितना तेज आगे दौड़ता आ रहा था, अब क्या हो रहा था कि वो दौड़ते चले आने से तेंदुए के आने के चांसेस कम हो गए थे, तो उसको मारने के अवसर कम होते जा रहे थे। लेकिन किया तो कुछ नहीं जा सकता था, वो तो बेचारे, उसे क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वो तो अपना बिल्कुल दौड़ता हुआ चला आ रहा था। तो व्यक्ति बड़ा निराशा से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था और शायद उसे मदद की जरूरत थी। वो व्यक्ति जैसे ही इनके नजदीक आया, जिम कॉर्बेट साहब ने उसे पहचान लिया। वो पड़ोस के ही एक गांव का एक काश्तकार था। ये व्यक्ति क्या करता था, जाड़ों के दिनों में गुडुप्पू से करीब 3 मील उत्तर में बनाए गए एक जो पशुओं के लिए छप्पर था, उसमें चारवाहे का काम करता था। लोगों ने गुडुप्पू से आगे जो है एक पशु के छप्पर बना दिया था जिससे पशु रहते थे, और ये चारवाहा था। उस आदमी की नज़र जिम कॉर्बेट साहब पर पड़ी, तो वो दौड़ते हुए इनकी तरफ आया और पास आकर बिल्कुल हाँफते हाँफते हुए बोला, अरे भागो साहब, यहाँ से भागो, भागो, अपनी जान बचाओ साहब, भागो, सुल्ताना डाकू के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, भागिए।
वो आदमी बहुत ही अफरा तफरी में भाग रहा था और इन्हें भी जो है बोल रहा था कि आप भी साहब यहाँ से भागो, चलो यहाँ मत बैठो, भागो। जिम कॉर्बेट साहब ने उसको रोका, भाई बोले अरे रुक जाओ 2 मिनट बैठो तो। उसने बोला अरे नहीं साहब भागो, वो सुल्ताना डाकू के आदमी हैं और ये देखिए उन्होंने ये मेरा क्या हाल कर दिया है। वो मुझसे ऐसा बोला और अपना पाँव जिम कॉर्बेट साहब की तरफ दिखाया। तो उसका जो पाँव था वो घुटने से लेके पीछे साइड से, घुटने से पूरा एड़ी तक बुरी तरह से कटा हुआ था और उसमें से भलभला के खून निकल रहा था पीछे साइड से। मतलब भाग रहा होगा तो पीछे से मारा होगा ना। जिम कॉर्बेट साहब ने उससे कहा कि अगर बेटा तुम अगर ऐसे ही भागते रहे तो वो सुल्ताना डाके के आदमियों से तो तुम मरो या ना मरो, लेकिन इस घाव से जो खून बह रहा है इसके कारण तुम जरूर मर जाओगे। लेकिन उसने जिम कॉर्बेट साहब की एक भी बात नहीं सुनी और भागता हुआ अपने जो उसका गांव था उस तरफ को चला गया। अब जिम कॉर्बेट साहब झाड़ियों से निकल के बाहर आए, एक खुली सी जगह पे आए और उस जगह पर आकर के उन्होंने दूर दूर तक सड़क को देखा। यार कहीं इधर भी नज़र दौड़ाई उधर भी नज़र दौड़ाई, उन्हें ना तो कहीं सुल्ताना डाकू के आदमी दिखाई पड़े और ना ही वो कहीं तेंदुआ दिखाई पड़ा। और शाम ढलने लगी थी, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाना था और अंधेरे में शिकार पॉसिबल नहीं था। तो ये तीनों लोग अपने घर आ गए वापस। क्या करना था वहाँ बैठ के जंगल में। दोस्तों ये घटना जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ बहुत बड़ी है और बहुत लंबी है। इसे एक एपिसोड में सुनाना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सुल्ताना डाकू रॉबिन हुड की तरह था। ये अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। डाकू था लेकिन स्त्रियों को, महिलाओं को बहुत सम्मान की नज़रों से देखता था। ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। उसने कभी किसी गरीब इंसान को परेशान नहीं किया, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया और शायद यही कारण था कि ग्रामीण लोग उसकी मदद करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसे पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि सब उसको चाहते थे। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सरकार और सुल्ताना डाकू के बीच में एक शिकारी का भला क्या काम। जिम कॉर्बेट साहब तो शिकारी थे, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जिम कॉर्बेट साहब को बीच में पड़ना पड़ा। अब ये सारी बातें, इनका जवाब आपको आने वाले अगले एपिसोडों में मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस घटना का विस्तार से वर्णन करने वाला हूँ, ये कहानी को विस्तार से सुनाने वाला हूँ। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 3 से लेकर 4 एपिसोडों में सीरीज बने। बहुत मज़ेदार कहानी बनने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस घटना का पूरा विवरण सुनना चाहेंगे, तो बेल आइकन दबा दें जिससे एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उन सबसे विनती करता हूँ, माफ़ करिए, पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चैनल में आए, आपने मुझे सुना। आप सबका स्वागत है, आप सबका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय, अपना जो प्रीसियस टाइम जो आपने उत्तरांचल डायरीज के लिए निकाला है, बहुत बहुत बड़ा सम्मान है उत्तरांचल डायरीज के लिए। और विनती ये करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। इसके साथ ही अपने पुराने सभी मित्रों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि थैंक यू वाले ऑप्शन में जाएं और अगर पॉसिबल हो तो कुछ डोनेशन ज़रूर करें। मिनिमम 40 रुपया है, वो भी ज़रूर करें अगर पॉसिबल हो। दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए, जल्दी ही आपसे मुलाकात करता हूँ इसके अगले भाग में।
और एक घटना के बारे में बताता हूँ। उस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको छोड़िएगा मत, पूरा सुनिएगा। बहुत आपको आनंद मिलेगा और आपको सुल्ताना डाकू और जिम कॉर्बेट साहब दोनों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड के लोगों ने सुल्ताना डाकू का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन किन संदर्भों में वो था वो सारी डिटेल आपको इसमें मैं सुनाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों। फिलहाल तो आज्ञा दीजिए कि मैं आपको बाय बाय बोल सकूं। बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय जय जय, जय माँ भारती।